मैं कहूंगा सरदार पटेल, आप लोग कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। मंच पर विराजमान भारत के गृह मंत्री, मेरे साथी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद में हमारे साथी श्रीमान वेंकैया नायडू जी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान नजीब जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी और उपस्थित सभी नौजवान मित्रों, आज 31 अक्टूबर हम सरदार साहब की 140वीं जयंती मना रहे हैं। आज का दिवस इस बात के लिए भी भूल नहीं सकते कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी ने बलिदान दिया था। आज जब हम सरदार साहब की जयंती मना रहे हैं, हर समय महापुरुषों का जीवन, महापुरुषों की जीवन शैली आने वाली पीढ़ियों को एक नई ऊर्जा देती है, प्रेरणा देती है, ताकत देती है। देश में किसी को भी हमारी इस महान विरासत को भुला देने का हक नहीं है। देश के लिए जीने मरने वाले, उनकी विचारधारा का मूल्यांकन करना ये हमारा दायित्व नहीं है। उनके महान कार्यों को याद करना, उसमें से कुछ लेने पाने की कोशिश करना और उन महान संकल्पों को लेकर के जीने का प्रयास करना, वो हर पीढ़ी का दायित्व होता है। सरदार साहब भारत की एकता के साथ एक अटूट नाता जिस महापुरुष का जुड़ा, वो सरदार साहब था। वे लौह पुरुष के रूप में इसलिए नहीं जाने गए कि किसी ने उनको अखबार की कॉलम में उनका नाम लौह पुरुष के रूप में छाप दिया था, किसी ने सर्टिफिकेट दे दिया था। वे लौह पुरुष इसलिए माने गए, और आज भी लौह पुरुष सुनते ही सरदार साहब का चित्र हमारे आंखों के सामने आ जाता है। उसका कारण उनके जीवन के हर निर्णय, हर व्यवस्था से जब भी उनको फैसले करने की नौबत आई, उस शक्ति के साथ उन्होंने किए, उस समझदारी के साथ किए, और तब जाकर के लौह पुरुष के नाम से वो हिंदुस्तान के अंदर अमर हो गए। शायद दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं कि जो एक से अधिक उपाधियां से नवाजित हो और सारी की सारी स्वीकृत हो। वे सरदार साहब के नाम से भी जाने गए, लौह पुरुष के नाम से भी जाने गए, और दोनों चीजें बराबर साथ चलती रही। ये बहुत कम होता है। भारत की एकता के लिए सरदार साहब का योगदान कम नहीं आंका जा सकता। अंग्रेजों का सपना था कि देश छोड़ने के बाद ये देश बिखर जाए। वो चाहते थे कि राजे रजवाड़ों के बीच एक टकराव पैदा होगा और भारत कभी एकता के सूत्र में नहीं बंधेगा। और इसके लिए
उन्होंने अपने शासनकाल में विभाजनकारी जितनी भी बातों को बल दिया जाए, जितनी भी बातों के बीज बोए जाए, हर कोशिश को उन्होंने करते रहे थे। लेकिन इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी ये सरदार साहब थे जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया, बहुत ही कम समय में बांध दिया, और उसमें राजनीतिक कौशल्य का परिचय दिया, अपनी लोह मज्जा का उन्होंने परिचय दिया, उन्होंने कौशल्य का परिचय दिया। राजे महाराजाएं, उनकी जो ऊंचाइयां थी, समाज में जो उनका स्थान था, उसको मनाना कठिन काम था, लेकिन वो सारी बातें एक सीमित समय सीमा में सरदार साहब ने करके दिखाई। हिंदुस्तान के इतिहास की तरफ देखें तो चाणक्य ने 400 साल पहले देश को एक करने के लिए एक भगीरथ प्रयास किया था और बहुत बड़ी मात्रा में सफलता पाई थी। चाणक्य के बाद भारत को एकता के सूत्र में बांधने का अगर कोई अहम काम किसी महापुरुष ने किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, और उसी के कारण तो आज कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हम एक स्वर से इस भारत मां को याद करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। उस मां का रूप सरदार साहब ने निखारने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, और इसलिए वो महापुरुष जिसने एक भारत दिया, उसे श्रेष्ठ भारत बनाना ये हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है। और इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, उसके लिए 125 करोड़ देशवासियों का सामूहिक पुरुषार्थ आवश्यक है। निर्धारित लक्ष्य की ओर कदम से कदम मिलाकर के चलना आवश्यक है। हमारी गति को समय की मांग के अनुसार तेज करने की आवश्यकता है, और वो प्रेरणा हमें सरदार साहब से मिलती है। सरदार साहब महात्मा गांधी भारत लौटने के बाद सरदार साहब सार्वजनिक जीवन में आए। दिसंबर 1915 में सरदार साहब ने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। इस दिसंबर में सरदार साहब की सार्वजनिक जीवन की यात्रा की शताब्दी का वर्ष प्रारंभ हो रहा है, और उस अर्थ में भी ये जीवन हमें किस प्रकार से प्रेरणा दे, हमारा निरंतर प्रयास रहना चाहिए। सरदार साहब की कई विशेषताएं थी। वे प्रारंभिक काल में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सिटी मेयर के रूप में चुने गए थे, और सिटी मेयर के रूप में चुनने के बाद आज बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, सिटी मेयर चुनने के बाद सरदार साहब ने अपने शासन के पहले 222 दिन 222 डेज अहमदाबाद शहर में एक स्वच्छता का बड़ा अभियान चलाया। प्रतिदिन वे इसकी निगरानी करते थे, और सफाई का काम 1919, 20, 22, 24 के उस कालखंड में सरदार साहब ने अहमदाबाद के मेयर के रूप में स्वच्छता के काम के लिए 222 दिन एक शहर के लिए अभियान चलाना ये छोटी बात नहीं है। स्वच्छता का महात्म्य कितना उस समय भी था, ये सरदार साहब की व्यवहार से हमें नजर आता है। और महात्मा गांधी बड़ी सटीक बातें बताने के बड़े उनकी एक अहमियत रहती, विशेषता रहती थी। सरदार साहब के इस अभियान के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी को भी स्वच्छता बहुत प्रिय थी, तो सरदार साहब की ये 222 दिन की अखंड अविरत स्वच्छता अभियान को देख करके महात्मा गांधी ने बढ़िया कहा था। उन्होंने कहा, अगर वल्लभ भाई पटेल कूड़े कचड़े के भी सरदार बन जाते हैं तो अब मुझे सफाई की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांधी की बातों में सटीकता थी। सरदार साहब की दूसरी विशेषता देखिए,
रानी विक्टोरिया के सम्मान में अहमदाबाद में एक रानी विक्टोरिया गार्डन बना हुआ। जब सरदार साहब मेयर बने तो किस प्रकार से चीजों को चलाने की उनकी विशेषता थी। उन्होंने निर्णय किया कि रानी विक्टोरिया गार्डन भले है लेकिन उसमें प्रतिमा तो लोकमान्य तिलक की लगेगी। और मेयर रहते उन्होंने वहां पर लोकमान्य तिलक का स्टैच्यू लगाया। अंग्रेजों का शासन था, रानी विक्टोरिया गार्डन था, लेकिन ये सरदार साहब के लोह शक्ति का अनुभव था तो उन्होंने लोकमान्य तिलक की प्रतिमा लगाई। और प्रतिमा लगाई चला रही, उन्होंने महात्मा गांधी को आग्रह किया कि आप इस प्रतिमा का लोकार्पण करिए। और महात्मा गांधी विक्टोरिया गार्डन गए, लोकमान्य तिलक जी की प्रतिमा का अनावरण किया। और उस दिन महात्मा गांधी ने एक बढ़िया वाक्य लिखा है। उन्होंने लिखा कि सरदार साहब अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में आने के बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल पार्टी में एक नई हिम्मत का भी प्रवेश हुआ है। यानी सरदार साहब को किस रूप में गांधी जी देखते थे वो इससे हमें ध्यान में आता है। आजकल हम विमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, विमेन रिजर्वेशन कौन लाया, उसकी क्रेडिट कौन ले, उसके विषय में विवाद चलते रहते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा उस कालखंड में अंग्रेजों की सरकार थी, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन का प्रस्ताव लाए थे। 50% रिजर्वेशन 1930 के पहले की मैं बात कर रहा हूं। सरदार साहब विमेन एम्पावरमेंट के लिए उस समय कितने सजाग थे ये हम देखते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में परिवारवाद, भाई भतीजेवाद, इसने जिस प्रकार से हमारी राजनीति को कलुषित किया है, एक सरदार साहब का जीवन है जो हमें प्रेरणा देता है कि उनका परिवार के किसी व्यक्ति का नाम आज हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे पर दूर दूर तक नजर नहीं आता है। कितना बड़ा संयम का पालन किया होगा, परिवार को कितना इन सारे राजनीतिक जीवन से दूर रखने का उन्होंने एक सुविचारित प्रयास किया होगा, इसके हमें दर्शन होते हैं। सरदार साहब का जीवन देश की एकता के लिए रहा। आज भी मैं मानता हूं अगर देश को आगे बढ़ना है, देश को विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है, तो उसकी पहली गारंटी है कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, भाषा कोई भी भेष हो, परिवेश कोई भी हो, भावनाएं किसी भी प्रेरणा से जुड़ी हुई हो, विचार किसी भी व्यवस्था से जुड़े हुए हो, लेकिन हम सबका लक्ष्य हमारी भारत माता को विश्व की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का होगा। तो उसकी पहली शर्त है एकता, शांति, सद्भावना। एकता, शांति और सद्भावना के मंत्र को लेकर के 125 करोड़ देशवासियों के कंधे से कंधा मिलाकर के कदम से कदम चलने से अगर हिंदुस्तान का एक नागरिक एक कदम आगे बढ़ता है, हिंदुस्तान 125 कदम एक साथ आगे बढ़ जाता है, 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। और इसलिए एकता के इस मंत्र को लेकर के एक राष्ट्र, एकता से जुड़ा हुआ राष्ट्र, एकता का मंत्र लेकर के चलने वाला राष्ट्र, एकता के लिए हर कुछ न्योछावर करने वाला राष्ट्र, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और सरदार साहब का हमारे लिए एकता यही संदेश है। आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से राज्यों के साथ और सहयोग के साथ हम एक योजना बनाने के लिए सोच रहे हैं। मैंने एक छोटी कमेटी बनाई है, वो कमेटी उसका प्रारूप तैयार कर रही है और उस योजना का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, कल्पना यह है हर वर्ष अपने राज्य को
किसी एक राज्य के साथ हर राज्य जोड़े। मान लीजिए हरियाणा तय करे कि भाई 2016 हम तमिलनाडु से जुड़ेंगे, तो 2016 में हरियाणा में स्कूलों में बच्चों को कम से कम 100 वाक्य तमिल भाषा के सिखाए जाए, हर बच्चे को तमिल का एक गीत सिखाया जाए, तमिल फिल्म फेस्टिवल हो, तमिल नाट्य प्रयोग हो, तमिल खाने का कार्यक्रम हो, और हरियाणा के लोग यात्रा करने के लिए तमिल जाए, तमिलनाडु के लोग हरियाणा आए, एक साल भर हरियाणा में तमिलनाडु चलता रहे और तमिलनाडु में हरियाणा चलता रहे। देश की एकता को जोड़ने का, देश के अन्य राज्यों को पहचानने का, अन्य भाषाओं को जानने का एक सहज उपक्रम बनेगा। 2017 में हरियाणा कोई और राज्य ले, 2018 में हरियाणा कोई और राज्य ले। आने वाले दिनों में प्रति वर्ष एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक राज्य दूसरे राज्य से, तब जाकर के हम हमारे भारत की इस विविधता को पहचान पाएंगे, भारत की शक्ति को पहचान पाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बढ़िया बात कही थी। उन्होंने कहा, मैं पहली बार रामेश्वरम से जब दिल्ली चला और ट्रेन के डिब्बे से मैं सफर कर रहा था, कुछ ही घंटों के बाद कोई नई भाषा आ जाती थी, नया खान पान आ जाता था, नई बोली सुनता था। मैं हैरान था कि मेरा देश कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। जो बात मुझे किताबों से समझ नहीं आती थी, वो रामेश्वरम से दिल्ली निकलते समय रास्ते भर ट्रेन में सफर करते करते ध्यान में आ गई। ये भारत की विशेषता है। इस भारत की विशेषता का गौरव करना, इस भारत की विशेषता का अभिमान करना, उस भारत की विशेषता को जीने का प्रयास करना, ये हमारी एकता को नई ताकत देगी। उस नई ताकत के लिए आज सरदार साहब की जन्म जयंती हमारे लिए प्रेरणा का कारण बनेगी। और इसलिए सरदार साहब को मैं आदरपूर्वक अंजलि देता हूं, नमन करता हूं, और उनके आशीर्वाद, भारत के लिए त्याग तपस्या करने वाले लक्षावधि महापुरुषों के आशीर्वाद हम सबको देश की एकता अखंडितता के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक नई ताकत देंगे। यही मेरा इन महापुरुषों को नमन करते हुए आदरपूर्वक उनके आशीर्वाद की कामना है। मैं यहां पर एक संकल्प दोहराऊंगा। आप सबसे मेरा आग्रह है कि हम भी आज मेरे साथ साथ इस संकल्प को दोहराएंगे। हर किसी को अपने स्थान पर खड़े रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और हम भारत माता का मन में स्मरण करें, भारत के महापुरुषों का स्मरण करें, और विशेष रूप से आज सरदार साहब की जयंती है, सरदार साहब का स्मरण करें। और मेरे साथ बोले, मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। मैं अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने के लिए का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान
करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। जब जब देश की एक